देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आज हम देखेंगे चैप्टर 10 जो साक्षियों की परीक्षा के विषय में उपबंध करता है। तो इस अध्याय में जो संबंधित धाराएं हैं वो धारा 135 से लेके 166 तक की धाराएं हैं। तो आज हम देखेंगे संवैधान सांविधिक उपबंध जो है कि साक्षियों की परीक्षा के विषय में क्या सांविधिक उपबंध है। तो देखिए, धारा 135 जो है वो बताती है कि साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। तो साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दांडिक प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसे किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा। धारा 136 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि वह साबित कर हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। यदि वह तथ्य जिसका साबित करना प्रस्तावित है ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए। यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। दृष्टांत, यह प्रस्तावना की गई है कि एक व्यक्ति के जिसका मृत होना अभिकथित है सुसंगत तथ्य के बारे में एक कथन को, जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए। तो इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए, उस कथन को साबित करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया है। यह प्रस्तावना की गई है कि एक ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को जिसका खोई होना कथित है प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए, तो यह तथ्य कि मूल खो गया है प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि पेश करने के पूर्व साबित करना होगा। अगला उदाहरण देखिए कि चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए कि वह चुराई हुई है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित करने की प्रस्तावना की गई है कि उसने उस संपत्ति के कब्जे का प्रत्याख्यान किया है। इस प्रत्याख्यान की सुसंगति संपत्ति की अनन्यता पर निर्भर है। न्यायालय अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के प्रत्याख्यान के साबित होने के पूर्व संपत्ति की पहचान की जानी अपेक्षित कर सकेगा, या संपत्ति की पहचान की जाने के पूर्व कब्जे का प्रत्याख्यान साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। अगला उदाहरण देखिए कि किसी तथ्य का जिसका कि विवादक तथ्य का हेतु या परिणाम होना कथित है साबित करने की प्रस्तावना की गई है। कई मध्यांतरिक तथ्य ख ग घ हैं जिनका इसके पूर्व की तथ्य का उस विवादक तथ्य का हेतु या परिणाम माना जा सके अस्तित्व में होना दर्शित किया जाना आवश्यक है। तो न्यायालय या तो ख ग घ के साबित किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, या क का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व क ग घ का साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। धारा 137 मुख्य परीक्षा। तो किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। प्रति परीक्षा किसी साक्षी की परीक्षा द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। पुनः परीक्षा किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। धारा 138 परीक्षाओं का क्रम। तो साक्षियों के प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रति परीक्षा ऐसा चाहे तो प्रति परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। परीक्षा और परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। पुनः परीक्षा की दिशा। तो पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रति परीक्षा उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकेगा।
धारा 139 किसी दस्तावेज के पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकेगी। धारा 140 देखिए, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। तो सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। धारा 141 सूचक प्रश्न। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति जानना चाहता है या पाने की आशा करता है सूचक प्रश्न कहलाता है। धारा 142 उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। तो सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। धारा 143 उन्हें कब नहीं पूछा जा सकता है। तो सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। उन्हें कब पूछा जा सकेगा। तो सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। धारा 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। तो किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा अनुदान या संपत्ति का अन्य व्यय जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था और यदि वह कहता है कि वह था या यदि वह किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए। जो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी वस्तु पेश नहीं कर दी जाती या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं। तो स्पष्टीकरण, कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए थे मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। दृष्टांत देखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया तो ग अभिसाक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना कि ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उसे बदला लूंगा। यह कथन हमले के लिए कथन क का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा चाहे वह पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो। धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। तो किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में दिया है जो लेखबद्ध किए गए हों प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख साबित किए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किया जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है। धारा 146 देखिए, प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न। तो जबकि किसी साक्षी की से प्रतिपरीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति उनकी सत्यवादिता परखने की है। दूसरा, यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है अथवा उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है या उसे किसी शास्ति या संपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, धारा 376 ई के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है वहां पीड़िता की प्रतिरक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देने वाला या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही में सुसंगत किसी बात से संबंधित है तो धारा 132 के उपबंध उसको लागू होंगे। धारा 148 न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है जो उस बात या कार्यवाही से जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है सुसंगत नहीं है तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में देगा। पहला, कि ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रहरण
किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालेगी। और दूसरा, ऐसे प्रश्न अनुचित है यदि उनके द्वारा प्रहरण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत है, या जो इस प्रकार के लांछन की सत्यता पर उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय में वह प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी। तीसरा, ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात है। चौथा, न्यायालय यदि ठीक समझे तो साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो प्रतिकूल होता। धारा 149, युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। तो कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन जिसका उसे प्रहरण होता है सुआधारित है। दृष्टांत देखिए कि किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि वह एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है युक्तियुक्त आधार है। किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है युक्तियुक्त आधार है। किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अटकल पच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है, उसे यह पूछने की कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है। धारा 150, युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह ऐसे मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिससे ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा। धारा 191, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। तो न्यायालय किन्हीं प्रश्नों या पूछताछों का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो जिनका ज्ञात होता है कि वह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। धारा 152, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। तो न्यायालय ऐसे प्रश्नों का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या तो यद्यपि स्वयं में उचित हैं, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी हैं। धारा 153, सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। तो अपवाद 1, यदि किसी साक्षी से पूछा गया है कि वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषी हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता का अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों से प्रत्याख्यान द्वारा अपना उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। दृष्टांत देखते हैं कि किसी निम्नांकक के विरोध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है, तो दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने पिछले एक संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था, तो वह इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य स्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था, तो यह साक्ष्य अग्राह्य है। अगला उदाहरण देखें कि किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, तो वह प्रत्याख्यान करता है। तो यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी से पदच्युत किया गया था, साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।
क प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन ख को लाहौर में देखा। क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए कि क उस दिन कलकत्ते में था, साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है, इस नाते नहीं कि वह क के एक तथ्य के खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह अभिकथित तथ्य का खंडन करता है कि ख प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था। इनमें से हर एक मामले में साक्षी पर यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब और ख जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है कुटुंब में कुल बैर नहीं रहा था, तो वह इसका प्रत्याख्यान करता है। उसका खंडन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। धारा 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। तो देखिए, उपधारा 1, न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपनी विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जा सके। और उपधारा 2, इस धारा की कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी से किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। धारा 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा। पहला, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। और दूसरा, यह साबित किए जाने की कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिग्रहित कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। तीसरा, उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा। स्पष्टीकरण देखिए कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी की विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किंतु प्रति परीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों का जिन्हें वह देता है खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि यदि वे मिथ्या हों, तत्पश्चात उस मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। दृष्टांत कि ख को बेचे गए और परिधान किए गए माल के मूल्य के लिए ख पर वाद लाता है। क कहता है कि उसने ख को माल परिधान किया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का परिधान ख को नहीं किया था। यह साक्ष्य ग्राह्य है। ख की हत्या के लिए क पर अभ्यारोप लगाया गया है। ग कहता है कि ख ने मरते समय घोषित किया था कि क ने ख को यह घाव दिया था जिससे वह मर गया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था कि घाव क द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था। यह साक्ष्य ग्राह्य है। धारा 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे, जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उसे उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर या के निकट संप्रेक्षित जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ। यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाएं, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है परिसाक्ष्य को संपुष्ट करेगी। दृष्टांत देखें कि क एक सह अपराधी जिसकी लूट का जिसमें उसने भाग लिया था वृत्तांत देता है। वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां की वह लूट की गई थी जाते हुए वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा। धारा 157 उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसकी तथ्य से संबंधित उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ
कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। धारा 158 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 और 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी? जब कभी कोई कथन जो धारा 32 और 33 के अधीन सुसंगत है साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खंडन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई गई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता तो साबित की जा सकेंगी। धारा 159 स्मृति ताजी करना। कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस व्यवहार के समय जिसके संबंध में उसे प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा। साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो यदि वह उसे लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था। साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपियों का उपयोग कब कर सकेगा? तो जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा, परंतु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया है कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है। विशेषज्ञ अपनी स्मृति वित्तीय पुस्तिकाओं को देखकर ताजी कर सकेगा। धारा 160 धारा 159 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। तो कोई साक्षी किसी दस्तावेज में जैसी धारा 159 में वर्णित तथ्यों का भी चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलेखित थे। दृष्टांत, कोई लेखाकार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी जाने वाली बहियों में से उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि वह जानता हो कि बहियां ठीक ठीक रखी गई हैं यद्यपि वह प्रविष्टि किए गए विशिष्ट समव्यवहारी को भूल गया हो। धारा 161 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। तो पूर्ववर्ती अंतिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार यदि वह चाहे उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। धारा 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना। तो किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में है, शक्यधीन है, तो ऐसे किसी आक्षेप के होने पर जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधि मान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी। न्यायालय यदि वह ठीक समझे उस दस्तावेज का यदि वह राज्य की बातों से संबंधित न हो निरीक्षण कर सकेगा या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा। दस्तावेजों का अनुवाद। यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे अनुवादक को निर्देश दे सकेगा कि वह उसकी अंतर्वस्ती को गुप्त रखे सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो, तथा यदि अनुवादक ऐसे निर्देश की अवज्ञा करे तो वह अवधारित किया जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अधीन अपराध किया है। धारा 163 मंगाई गई और सूचना पर पेश किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मंगाता है और ऐसे दस्तावेज की पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे पेश करने की मांग की है निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा। धारा 164 सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। जबकि कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। दृष्टांत देखिए कि ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और ख उसे पेश करने की सूचना देता है।
विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इनकार कर देता है। क उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए गए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए वह करार स्टाम्पित नहीं था, ख दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता है। धारा 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। तो न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा या किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा और न तो पक्षकार और न ही अभिकर्ता हकदार होंगे कि वह किसी भी प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रति परीक्षा करने के हकदार होंगे। परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों आधारित होना होगा। परंतु यह भी कि न तो धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी जिसका उत्तर देने या जिसे पेश करने से यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता तो वह दस्तावेज में मंगाई गई होती, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से 131 के पर्यंत धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार होगा और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 से 149 के अधीन अनुचित होगा और न एतस्मिन पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा। धारा 166 जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। तो जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत से कर सकेंगे जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वह उचित समझे। धन्यवाद।